सत्य में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सिंह। अगर हम बता दें कि सियासत जो है वो अब जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अगर देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से अब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन है वो अब कई किसी भी टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर में हो सकती है, लेकिन सारियां जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रचार के लिए अब कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस वक्त हम जो है सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि हम जो है सोशल जो जितने भी सोशल वर्कर जो हैं वो समाज की जो सेवा करते हैं, हम उनके साथ जो है आपको जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू को बड़ा ही बेखूबी से ये जानते हैं। हमारे साथ एफसी भगत जी हैं जो जम्मू को बड़े ही बेखूबी से जानते हैं। काफ़ी टाइम से जो है लंबे समय से जो है वो जम्मू में ही काम करें और सोशल का भी काम करें। कबीर सभा के भी जो प्रधान हैं, हम इनसे भी आज जानते हैं कि किस तरह का जो काम है ये करें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सत्यार्गीर में। थैंक्स राजेश जी, थैंक्स। सर, मेरा ये सवाल है कि काफ़ी लंबे समय से आप जो है जम्मू को जानते हो, लेकिन इस तरह के हालात जो जम्मू में अब बने हैं, क्या इस तरह के हालात कभी आपने पहले देखे जम्मू में? राजेश जी, अगर जब हालात की बात करें तो हालात आप देख रहे हैं कि इस जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें 47 से लेकर आज तक अगर जम्मू कश्मीर के हालात को हम देखें तो इनके हालात टाइम टू टाइम बदलते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बदलते। ये हमारी ये समझो बदकिस्मती है हमारे जम्मू निवासियों की। खास करके मैं कहूँगा कि हम इन हालातों में भी हमें रहना पड़ा, काम करना पड़ा। चाहे सर्विस की बात करें, सामाजिक की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बच्चों की पढ़ाई की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, तो जो जम्मू कश्मीर के हालात मैं कहता हूँ 47 से लेकर आज तक बदलते ही रहे और बिगड़ते ही रहे और संभलते भी रहे। और इन हालातों में हमें अब आदत पड़ गई है जम्मू वालों को कि इन हालातों में रहना, क्योंकि इनको हम छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। जम्मू हमारा अपना है, जम्मू निवासियों का है, तो इसलिए इसके अपने घर को हमें संवारने में हमारा सभी का ये फ़र्ज बनता है कि जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल या सोशल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका ये फ़र्ज बनता है कि हम सभी मिलकर जम्मू की तरक्की के लिए, जम्मू की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ मैं पिछले 40 साल से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी ऑल जे एंड के साथ गुरु कबीर सभा है, मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। और इसका काम ये है कि हम अपने सर्विस में रहते हुए भी इसमें किसी किस्म की कोई बाइंडिंग नहीं कि समाज के प्रति अपना कोई काम करें। हमारा काम क्या है? डेवलपमेंट की। देखो, सारा बात लोग करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट ये गली रास्ते की बात नहीं कि गली रास्ते बन गए, क्या कहीं से सड़क बनी, तो हमारी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है इंसान की डेवलपमेंट मैं मानता हूँ कि जो एक आदमी है, आदमी को एक बेहतर इंसान बनाना जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और ऑल जे एंड के साथ गुरु कबीर सभा का जो काम है, जो हम पिछले जब से हमारी ये सभा, हमारा काम जो है कि हम किसी धर्म चाहे किसी जात पात की बात नहीं करते, हम इंसानियत की बात करते हैं। कबीर महाराज ने हमेशा कभी भी किसी धर्म की बात नहीं की, हम सभी धर्म को मिलाया उसने। सभी जातियों की, वो जातिवाद की जो बात करते थे उससे वो दूर रहने की बात करते थे। वो एक इंसानियत पर एक जो है उन्होंने जोर दिया। और हम भी, और मेरी भी सोच उन्हीं के सोच के साथ जुड़ी हुई है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए भी मैं कहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से अगर जुड़ा हूँ तो यही है कि हम आज समाज में क्या हो रहा है, हम ये बहुत सी डेवलपमेंट कर ली, हमने बहुत सी एजुकेशन ले ली, लेकिन उसके बावजूद अगर आप बेसिक देखें कि क्या हो रहा है समाज में आजकल, क्या हो रहा है, नशे की क्या पोजीशन आप देखिए, नशाखोरी इतनी है। मैं बड़े छोटे में आदर नहीं, वो उस तरीके की रिस्पेक्ट और रिगार्ड की बात करें तो वो नहीं है। अभी हर जगह लड़ी है, धर्म आपस में लड़ रहा है, जाति आपस में लड़ रही है। तो मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि कौन सी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कौन सी हमने डेवलपमेंट कर ली, कौन सी हमारी सोच बदली। इसलिए सबसे पहले हमारी जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे में बदलाव नहीं आ सकता। तब तो हम वो डेवलपमेंट का जो असली रूप, या डेवलपमेंट की जो असली एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको समझ नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ कि हमारी सभा जो काम कर रही है वो यही काम कर रही है कि भगवान एक है और हमें ये सबसे पहले माना। धर्म
कोई धर्म में फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी को आज़ादी है कि अपने धर्म में रहकर भी वो समाज का काम करे। हम आज काम नशे पर काम करें, हम नशाखोरी के लिए जगह जगह जाते हैं, गांव में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि नशे से दूर रहिए। हम ये कहते हैं कि अननेसेसरी आप जो दहेज प्रथा है इस पर इतना पैसा मत खर्चो। हम ये कहते हैं कि आप जो हमारे 4 वर्षीय हैं, चाहे डेथ है, चाहे ऐसी हैं कुछ सेरेमनीज जो हम मनाते हैं जहाँ पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि चाहे उसके लिए हमें उधार भी लेना पड़े, तो हम उनको कहते हैं कि इन पर कम खर्चा करो और ये जो पैसा बचाकर आप अपने बच्चों की एजुकेशन पर बात करो। जब आज हमारा समाज जो एजुकेटेड समाज होगा तो उस दिन हम कहेंगे कि हमारी वो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए जैसे हमारा अपना ये मानना है कि हमने जब डेवलपमेंट की बात करें, चाहे ये जो कह रहे हैं कि हम सारे का सारा जितना आज लड़ाई अगर मैं देखा हूँ कि समाज में देश की बात करें चाहे इंटरनेशनल की बात करें, तो आज सबसे बड़ा जो है इंसान, मैंने कहता है कि डेवलपमेंट की तरफ नहीं, जो उसकी लड़ाई ये है कि धर्म की लड़ाई है, जात पात की लड़ाई है, बड़े छोटे की लड़ाई है। अगर इससे अगर हटना होगा तो हमें अपने संतों के जो दिए हुए है हमारे आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को हमें जो है अडॉप्ट करना होगा। और हम उसी के लिए हम जोर दे रहे हैं कि उस आइडियोलॉजी को पकड़े जहाँ बड़ा छोटा धर्म जात पात हर से हटकर एक इंसानियत की बात कर दिया और एक डेवलपमेंट की बात की जाए। सर अब बिश्नाह, अगर मैं बिश्नाह की बात करूं तो पिछले कई दिनों से अगर बात करूं तो बिश्नाह में जो है वो करप्ट का मामला जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि सोशल अगर बात करो तो बिश्नाह एक हाईलाइट हो चुका है। वहाँ का कुछ अगर नेताओं को देखें या वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट को देखें या वहाँ के किसी भी आप देखें तो बिश्नाह एक मुद्दा बना हुआ है। तो करप्ट के मामले में इसमें अगर लैंड माफिया की देखें वो भी बिश्नाह में देखा, अगर हम इसके जो मटेरियल की बात करें तो वो भी बिश्नाह में आ रहा है। तो सर ये किस तरह का देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से बिश्नाह की बात करें तो पिछले कई दिनों से उसका नाम जो है वो सामने आ रहा है। अर्जेश जी, अगर बिश्नाह की हम बात करें, बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहाँ पहले एक तहसील हुआ करती थी, आज 2 तहसीलें हैं, 2 हमारे रूरल डेवलपमेंट के ब्लॉक भी वहाँ पर 2 हैं। तो बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर आप बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा हट कर है बाकी वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारे राइट में अगर वायदवी आर्सपुर है तो वहाँ की देखें, लेफ्ट में अगर विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी देखें, अगर इधर है गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी, तो जहाँ पर हम फंसे हुए हैं, जहाँ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती समझे चाहे बिश्नाह निवासियों की सोच की बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पिछली 4 टर्म से लगातार 24-25 साल से वो अपोजिशन में बैठ रही है, सरकार से दूर रहती है, हमेशा सरकार से दूर रहती है, तो आप उसकी डेवलपमेंट की बात करेंगे, उसके आप कह के उनके जो मसले हैं वो हल होने की बात करेंगे, तो मैं कहता हूं कि मैं ये किसी पर ये दोष नहीं लगा रहा कि किसी पॉलिटिकल लीडर जो जीत कर आता है, जो भी जीत कर आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा कि जो इन 4 टर्म्स में जो जीता है उनको जितनी उनसे कोशिश हुआ करती थी उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमेशा क्या होता है कि डेमोक्रेसी में सिस्टम जो होता है, सिस्टम में सरकार और जो सरकार में जो लोग होते हैं, जो लोग सरकार से बाहर रहते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा कि वहाँ डेवलपमेंट में बहुत सा डेंट पड़ता है। वहाँ पर वो डेवलपमेंट उस तरीके से आप नहीं सोच सकते कि जो पावर में रहते हैं, जो मंत्री है या सरकार का जो एमएलए है, जितनी वो डेवलपमेंट करवा सकता, अपोजिशन वाला जितना मर्जी अभी बेचारा इंटेलिजेंट हो, जितनी भी मेहनत करेगा, लेकिन वो उसके मुकाबले में नहीं कर सकता। दूसरी बात आपने कही कि आज वहाँ पर क्यों करप्शन की जो बात आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ रही है, और इसमें अगर आप देखो 3 चीज़ें जो है, मैं सिर्फ बिश्नाह की बात नहीं करता, पूरे जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा, एक तो लैंड डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं, दूसरा अभी रिसेंटली जो आप देख रहे हैं कि एक ड्रग्स माफिया बहुत ज़ोरों से जो हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। सिर्फ मैं बिश्नाह की बात से जम्मू की बात नहीं करता, कश्मीर पुंछ रजौरी डोडा की भी मैं आपको बात करता हूँ कि वहाँ पर भी ये जो ड्रग्स का है, और उसके बाद सबसे जो माइनिंग वाला जो है माफिया, माइनिंग का माफिया भी, ये 3 चीज़ें आज लोग सारी डेवलपमेंट हर चीज़ को भूलकर 3 चीज़ों में फंसे हुए हैं। एक तो उनको लैंड का पता नहीं, अगर लैंड की बात करें, मैं ब्रीफ में कहूँगा, लंबा नहीं करूँगा, जम्मू कश्मीर की अगर लैंड का बात करें तो 47 से आप जैसे देखेंगे कि 47 के बाद हमारी जो जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पर इतनी बड़ी लैंड नहीं थी,
को बिग लैंड की, अगर आप कहते हैं कि कहीं बड़ी बहुत बड़े जहाँ पर माल के थे 200 एकड़ के, 200 कनाल के, 400 कुछ नहीं थे, बड़े छोटे लोग थे। 47 के बाद ही क्या, तो एक तो वो थी जो ओनरशिप राइट जिन लोगों के पास था, मालकाना हक जिनके पास था, एक वो लैंड थी। 47 के पास दूसरी लैंड हमारी आ गई अवैध की वजह से, जिसमें कस्टोडियन लैंड आ गई, और एक कुछ सरकार का जो हिस्सा था, कोई सरकारी लैंड जो थी। ये तीनों चीज़ें चलती चलती आ गई। और 76 में जब एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट आया तो 82 कनाल, 82 कनाल से ऊपर से जिन भी मालकों के पास जो ज़मीन थी वो करके इन्होंने एक एक्ट बनाकर उसको कहा 82 तक रख सकते हैं। बाकी वाले जो लोग उस पर खेती बाड़ी करते थे, जो काश्तकारी करते थे, उनको मालकाना हक जो है सरकार ने दफ़ा 4 और 8 से तहत तो उनको कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया फिर जो सरकारी लैंड थी। ये तो वो थी जो मालकाना जिनके पास हक थे, जो मालिक थे, लेकिन उन पर काश्त जो काश्तकार करते थे वो उनका। और उसके बाद जब एग्रेरियन रिफॉर्म इसकी बात आ गई, रोशनी एक्ट की बात की, तो वहाँ पर जो सरकारी ज़मीन पर जो लोग बैठे थे काफ़ी देर से, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में थे, म्यूनसिपैलिटी से के एरिया में बैठे थे, चाहे रूरल एरिया में बैठे थे, एक्ट बना। और एक्ट के बाद फिर अनदर कन्फ्यूजन उसके बाद आगे ये गलत हुआ, जितना भी है ये गलत हुआ, उस एक्ट को भी अबॉलिश कर दिया गया। और लैंड का लोगों को मैं कहता हूँ कि जो एक कन्फ्यूजन लोगों के में है कि, और आज आप जगह जगह जो बात आप देखेंगे वो ये हो रही है कि हाँ जी अब जो सरकार जो है सरकारी लैंड को ले रही है, कहीं पर नोटिस दे रही है जी, और ये तो लोगों में एक कन्फ्यूजन सा, जो मैंने कहा कि ज़मीन का एक तो कस्टोडियन का कुछ नहीं हुआ, कस्टोडियन लैंड पर अभी भी किसी किस्म का कोई ऐसा कंक्रीट, मैंने कहा कोई आगे अभी कोई गाइडलाइन के ऐसा एक्ट नहीं बना, उसमें भी कन्फ्यूजन है। और 76 में जो एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट है उसमें भी नहीं, ये दफ़ा 4 और 8 वाले बेच नहीं सकते जब तक उसका जो ओनर था, जो काश्तकार था, वो उसकी डेथ नहीं हो जाती। और उसके बाद अगर फर्दर उनके नाम पर करनी है तो अनदर प्रॉब्लम जो रेवेन्यू में क्रिएट हुई है, अनदर कन्फ्यूजन। और तीसरा जो मैं कहता हूँ रोशनी एक्ट का जो बात चल रही है, जो रोशनी की एक्ट में जो अनदर कन्फ्यूजन के सारा का सारा एक्ट ही जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है। और निर सिरे से लोगों को पता नहीं कि मेरी लैंड है, मैं इसका मालिक हूँ चाहे नहीं हूँ। मेरी जहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये लोगों में ये कन्फ्यूजन सा जो प्रवेल हुआ है, जो हर आदमी जो है, मैंने कहा कि वो एक कन्फ्यूज है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी लैंड कहाँ है, मैं इसका कहाँ था हक, क्या क्या मेरे इस पर कितने हक एंड हकूक़ हैं। वो चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को, बिल्कुल जहाँ भी जाएंगे यही बात करेंगे, वह भेजेंगे सोशल के बाद मैं आपको मतलब कि पॉलिटिकल भी हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ भी प्रैक्टिकल देखता हूँ, लोग यही बात पूछते हैं, सर इसका क्या होगा, सर इसका क्या है जनाब, जहाँ पर नोटिस हुआ सर जनाब से ये कहा कि ये लैंड जो है जो इनसे हटाया जा रहा है। तो ये मैं कहता है कि कन्फ्यूजन की क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए थी, जहाँ पर ये सारे का सारा जो हाल है। एक तो मैं कहता हूँ कि ये है, दूसरा आपका माइनिंग माफिया की बात, यही रेता, यही बजरी, यही कंकरा, यही आप देख रहे थे 1000-1200 का सैकड़ा से होकर सीधा 3500 चला गया है। उस पर सारे का चारा, जहाँ पर इतना कैश बना हुआ है कि लोगों में वहाँ पर भी एक अनसर्टेनिटी सी फैली हुई है। ड्रग्स के मैरिज रोज़ कई केस जो है, मैंने कहा कि बिछनाव और आसपुरा में जितना जहाँ पर ड्रग्स का ये आता है, नए केस आ रहे हैं। और उस पर भी वो उस जिस तरह से मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरीके से उन पर मैंने कहा कि बिल्कुल का कंट्रोल होना चाहिए, वो अनकंट्रोल है, वो कंट्रोल नहीं। तो लोगों में मैंने कहा कि डेवलपमेंट की बात, एजुकेशन की बात से भूल कर लोग ये ऐसे कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, जहाँ पर हमें सभी को मिलकर एक इसका ऐसा कंक्रीट कोई ऐसा कोई डिसीजन, एक फैसला जो है वो सरकार से लेना है कि जहाँ से एक आम आदमी को ये पता हो, क्लैरिटी हो कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या है, कहाँ मेरे हक हकूक़ हैं। तो इन पर भी हमें जो है सोच विचार करने की बहुत आपने एक बड़ा ही सवाल, अहम सवाल रोशनी एक्ट की बात की। जब जम्मू कश्मीर में, जब जम्मू में डीडीसी इलेक्शन थे तो रोशनी एक्ट एक अहम मुद्दा था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, जम्मू में 3 टायर सिस्टम लागू किया जाता है, उसके बाद जैसे ही रोशनी डीडीसी इलेक्शन जो है वो खत्म होते हैं, उसके बाद जो रोशनी एक्ट का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं गायब होता नजर आ रहा है। वो मुद्दा सिर्फ डीडीसी इलेक्शन में ही लागू किया गया था कि रोशनी एक्ट का मुद्दा जो है वो एक डीडीसी इलेक्शन में था, लेकिन
उसके बाद कहीं ना कहीं अब रोशनी एक्ट के जो इतने बड़े नाम आए थे उसको कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया। उसके बाद रोशनी एक्ट को ख़त्म ही कर दिया गया। अब रोशनी एक्ट का कोई नाम अगर हम किसी नेता से या किसी अन्य से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई रोशनी एक्ट की बात चल रही है, लेकिन जब इलेक्शन थे तब तो रोशनी एक्ट अहम मुद्दा था। तो क्या आपको नहीं लगता कि डीडीसी में सिर्फ रोशनी एक्ट को ही जो है वो टारगेट किया गया था? और जैसे मैं आपको ये बता दूं कि सियासी लोग जो देखते हैं वो एक अपने चश्मे से हर चीज़ को जो वो देखते हैं, लेकिन जो पब्लिक होती है पब्लिक अपने चश्मे से देखती है। किस चीज़ को हम मुद्दा बनाते हैं और किस चीज़ को हम मुद्दे से हट जाते हैं, ये एक सियासी सोच है, सियासी पार्टियों की एक सोच है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई पार्टी जो होती है पावर में होती है, जब जो पार्टी पावर में होती है तो अपोजिशन वाले हमेशा यही वो अपने चश्मे से उसको देखते हैं। लोग पे उनका यही होता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया। जब वही पार्टी अपोजिशन में जाती है, पावर में आ जाती है, तो फिर दूसरी कहना स्टार्ट कर देती है कि ये है। वो अपने चश्मे से देखते हैं, ये उनका काम है। मैं कहता हूँ कि हम किसी की उसमें, मैं किसी भी सियासत को उस तरीके से नहीं सोचता कि उसमें पर्सनल बेनिफिट है। कि हम पब्लिक की मैंने कहा चश्मे से जब तक नहीं हम आप देखें। मैंने मुद्दा मेरा ये है कि जब डीडीसी इलेक्शन थी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट काउंसिल के जब चुनाव हो रहे थे, तब मुद्दा जो था रोशनी एक्ट का मुद्दा था, लेकिन अब उसको गायब कर दिया गया ना। मैं कहता हूं कि जो सियासी चश्मे से वो गायब हुआ है, लेकिन पब्लिक की नज़रों से तो गायब नहीं हुआ। मैंने कहा हम उनकी नज़रों से जब देखेंगे, जब उनकी नज़रों से देखते हैं तो उनके पास आज भी मुद्दा है। जिसके पास ज़मीन है, एग्रेरियंस के तहत जब मालिक है, चाहे इसके अपना रोशनी के साथ आता है, उसको तो उसे अपने 2 कनाल। पब्लिक किसको पूछेगी ना? पब्लिक पूछेगी किसको? मुझे यही तो सवाल, पब्लिक किसको पूछेगी? मैंने कहा कि अब फिर इलेक्शन एक वन टाइम इलेक्शन नहीं होती, फिर इलेक्शन आने वाली है। देख रहे हैं आप सभी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आती है, तो उस इलेक्शन में भी जवाब देना पड़ता है। जो भी जाएगा, कोई भी पार्टी जाएगी, चाहे जो भी शख्स जिसने ये कमिटमेंट, चाहे जो इसका मुद्दा था कि हम इसको ये कर देंगे, तो उससे पहले मैंने कहा कि इससे हटकर इससे अपना मुंह छुपाकर नहीं हम निकल सकते। ये पब्लिक की जो बात है, इसका कोई ना कोई हमें कंक्रीट फैसला लेना होगा। मैं मानता हूं कि उसमें जो अब रोशनी एक्ट में जो सरकारी लैंड पर लोग बैठे थे, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हदें थी, चाहे म्यूनसिपैलिटी काउंसिल, चाहे म्यूनसिपल कमेटियों की जो हदें थी, उस एरिया में जो सरकारी लैंड पर जिस पर एग्रेरियन फार्म का लोगों ने बेनिफिट लिया, मैं कहता हूं कि वहां पर हो सकता है कि वहाँ कुछ इलीगलिटी हुई है, वहाँ फेवरेटिज्म हुआ है। लेकिन जो मैं कहा कि सरकारी ज़मीन पर पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से एक आदमी उस पर हक है, अब वहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करता है, 2 कनाल पर, 6 कनाल पर, 8 कनाल का, उसने तो मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसा कोई इलीगल काम किया हो। तो हमें इसका देखना होगा इसको, चाहे हम कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि जो किसानों के पास है, गरीब के पास है, उसको किसी दूसरे तरीके से देखना होगा। और जो मैं कहता हूँ कि ये वो एरिया बहुत ज़्यादा कीमती, जो जिनकी वैल्यू बहुत वैल्यू है, कि जिसको किसी ने कौड़ी के भाव जो खरीद ली है, पैसा जमा करवाया, चाहे पैसे के बगैर भी उस पर हक है। सभी पर पैसा भी नहीं, एग्रेरियन का और इसका अगर देखें रोशनी का, तो अभी पैसा भी गवर्नमेंट का जो टारगेट था उसके ही टारगेट से बहुत दूर है, हम उससे भी नहीं हुआ। तो इसलिए जहाँ पर सरकार को कोई ना कोई कंक्रीट फैसला लेना होगा, वरना जो होगा कि लोगों में जो कन्फ्यूजन या लोगों में जो रोष है वो बहुत जोरों में है। मैं आपको बताता हूँ सर, जाते जाते मेरा एक सवाल, आपने ड्रग्स की बात की, वो तो पूरे, अगर जम्मू की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में जो है ड्रग्स सिस्टम चरणों पे सीमा। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा बड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हर रोज़ जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स को दबोचा जाता है। लेकिन बेरोज़गारी जो है वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी जो बच्चे हैं वो बेरोज़गार हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई भी इस टाइम जो है पिछले 2 सालों से ठप पड़ी हुई है। सर, आपको नहीं लगता कि बेरोज़गारी ही ड्रग्स का मुद्दा है? देखो, जिस रोजी रोटी और ये पेट एक ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ भी करवा सकती हैं, या किसी को भी मजबूर कर सकती हैं गलत काम करने के लिए। मैं मानता हूँ ये भी एक, मैं कहता हूँ ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी कारण, कहीं परमानेंट जो हमारी जो ज़िंदगी है, जो मैं कि इतनी कीमती ज़िंदगी है जो है हमारी बच्चों का, जो हमारा एक यूथ है, जो हमारे देश का, इस नेशन का जो आने वाले, जो मैं कहता हूँ ये जो स्टार्स हैं,
अगर उनको हम इस तरह से ही अगर छोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी अल्टरनेटिव, मैंने कहा कि कहीं बच्चों की, पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर पढ़े लिखने के बाद अगर उनको कहीं कामकाज की ज़रूरत है, सर्विस की ज़रूरत है, कहीं प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, इंडस्ट्री सेक्टर है, कहीं ना कहीं इन लोगों को अंगेज करना, उनको डाइवर्ट करना जो एक सरकार है उसका फ़र्ज और ड्यूटी बनती है। और उसके साथ साथ हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनका एक फ़र्ज ड्यूटी बनता है कि ये भी काउंसलिंग करें, उन बच्चों के साथ बैठें, उनके बच्चों के पेरेंट्स बैठें, उनके साथ काउंसलिंग करें करके उनको जहाँ से हटाएं, उनको डाइवर्ट करें, जहाँ से करके उनको थोड़ा सा एक ऐसा मौका मुहैया करें कि जिस गंद से निकल कर एक अच्छी ज़िंदगी वो जो है वो व्यतीत कर सकें। इसमें सभी का हमारा ये फ़र्ज और ये ड्यूटी बनती है कि अपना अपना रोल हम इसमें निभाएं। कौन क्या, एडमिनिस्ट्रेशन अकेली कुछ नहीं कर सकती, जब तक हम उसका साथ ना दें, चाहे उसमें हम भागीदारी अपनी नहीं निभाएंगे, तो तब तक अकेली एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे, मुझे नहीं कहता है कि इससे वो हमें कहीं मुक्ति दिलवा सकती। सर, आपने भी एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभाली है कई सालों तक। क्राइम रेट जो है अब कहीं चरम सीमा के ऊपर, रोज़ आप भी देखते होंगे कि अगर देखा जाए तो हर एक घंटा, हर एक दिन में जो है क्राइम की खबरें आती हैं। क्या जम्मू कश्मीर में इतना क्राइम था पहले भी या अभी ही बढ़ा? मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, इन 3 चीज़ों को निकाल दो। आज का जो क्राइम जो है अब लैंड माफिया का कितना है, कितनी परसेंटेज देखते हैं आप, माइनिंग का देखो कितना है, ड्रग्स का कितना, इन तीनों को निकाल कर तो बाकी वाला क्राइम की आप बात करते हैं जो पहले हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, कहीं आपस में लड़ते थे, चाहे वो जो क्राइम उस तरह सा सोशल क्राइम, किसी का ब्याह शादी के बाद का क्राइम, जब वो जो क्राइम होते थे इन क्राइमों को हटाओ तो बाकी गले क्राइम ऑटोमेटिकली देखेंगे, आपको उतने नहीं दिखेंगे, वो उतने ही दिखेंगे जितने पहले थे। लेकिन ये 3 चीज़ें आई और इनमें जो अनसर्टनटी जो मैंने कहा लोगों के दिमाग में है कि किसी को पता ही नहीं क्या है क्या, किसी की ज़मीन पर कोई बैठता कहता ये मेरा है। हमारे पास कंक्रीट इतना कोई कानून नहीं कि हम उसको कह सकें। थोड़ा सा कोर्ट में गए, स्टे लाए और उसी में 10-10 साल के लिए इसका कोर्ट में, और गरीब आदमी फंस जाता है। वो कहता है यार कुछ ले देकर मेरी खलासी करो, जैसे भी मेरी खलासी करनी है करें। बहुत से केसेस जानबूझकर जो लोग हैं वो झगड़े वाली चीज़ ज़मीन में जाते हैं, जानबूझकर उसके झगड़े बनाते हैं, पैसा लगाते हैं, उसमें कोई ना कोई लिटिगेशन बनाते हैं, लिटिगेशन करके उसको मजबूर कर देते हैं कि वो देने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप ये देख रही हैं ये 3 चीज़ें एक ऐसी हैं हमारी समाज में, एक ऐसा जहर है कि जो हमें सभी को आस्ता आस्ता ख़त्म करता जा रहा है। तो ये हमारे साथ एफसी भगत जी थे जो गरीबों का मसीहा, यानी कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करो तो वहाँ पे काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं और लोग इनको इतनी चाहत से प्यार करते हैं क्योंकि ये हर एक की मदद करते हैं। ना तो कभी इन्होंने जात देखी, ना तो कभी पात देखी। ये हर एक 24 घंटे जब भी हम किसी से बात करते हैं तो एक ही लोगों के दिल में नाम होता है कि एफसी भगत जो हैं वो काफ़ी अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी अच्छे सोशल वर्कर काम भी करते हैं और लोगों के बड़े ही चेहरे और बड़े ही प्यारे चहेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जो सियासी काम है जी चलता रहता है। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए सत्यालगिरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।